हमने प्रीएम्बल और उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी पर 2 लेक्चर्स पब्लिश किए हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रिलिमिनरी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर आपको हमारे वीडियोस में बताए गए किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमने एक फॉर्म लिंक भी दिया हुआ है, आप अपने क्वेश्चंस प्राइवेटली हम तक भेज सकते हैं ताकि हम उसका सोल्यूशन आपको एट द अर्लीस्ट प्रोवाइड कर सकें। कोशिश करिएगा कि ये एक होलिस्टिक लर्निंग अप्रोच है और इसमें आपको कई सारी चीज़ें पहली बार हो सकता है सुनने को मिले, तो आप कोशिश करिएगा कि आपकी भी जो सीखने की गति है वो हमारे साथ साथ चलती रहे, हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि प्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ आपके लिए एक पॉसिबिलिटी हो सके। तो आज का टॉपिक है प्रिलिमिनरी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर हम इसको ब्रॉडली देखें इसके फ्रेमवर्क के हिसाब से तो प्रिलिमिनरी में 2 सेक्शंस हैं। प्रिलिमिनरी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसिस्ट्स ऑफ 2 सेक्शंस, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। इन दोनों सेक्शंस के लिए हम सेपरेट लेक्चर्स बनाएंगे। आज का हमारा स्पेसिफिक फोकस सेक्शन 1 पर है। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट और सेविंग्स की बात करता है। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड सेविंग्स। सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशंस क्लॉज है, इंटरप्रिटेशंस क्लॉज, and we will discuss this in detail in the next lecture. आज हम section 1, इस lecture में हम section 1 which is related to short title, extent, commencement and savings, इस पर discussion कर लेते हैं। Let us start with the term short title. अब बहुत सारे लोगों को legislation पढ़ते समय या किसी भी बिल एक्ट को पढ़ते समय ये common term मिलता है short title। आज पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के शॉर्ट टाइटल को पढ़ने से पहले हम एक बार ये समझने की कोशिश करते हैं कि शॉर्ट टाइटल है क्या और ये कहां से आया। और अगर कोई चीज शॉर्ट टाइटल है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लॉन्ग टाइटल भी होगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि टाइटल्स देने का जो कॉन्सेप्ट है ये वेस्टमिंस्टर मॉडल से आया है। वेस्टमिंस्टर मॉडल, वेस्टमिंस्टर एक पैलेस है जहां पर यूके की पार्लियामेंट फंक्शन करती है। तो यूके का जो सिस्टम है उसे हम the pattern of parliamentary procedure in UK is known as वेस्टमिंस्टर मॉडल, और वेस्टमिंस्टर मॉडल ही इंडिया में भी अप्लाई है क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है या इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो यूके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से मिलती जुलती है। सो वेस्टमिंस्टर मॉडल्स में ही शॉर्ट टाइटल और लॉन्ग टाइटल का कॉन्सेप्ट है। वेस्टमिंस्टर मॉडल के हिसाब से पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के लिए इन टाइटल्स का यूज होता है। नाउ व्हाट इज शॉर्ट टाइटल एंड व्हाट इज लॉन्ग टाइटल, हमें ये बेसिक बैकग्राउंड पता चल गया कि टाइटल्स देने की जो कॉन्सेप्ट है वो वेस्टमिंस्टर मॉडल से इंस्पायर्ड है जो यूके पार्लियामेंट का पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। और उस पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में 2 तरह के टाइटल्स दिए जाते हैं, शॉर्ट टाइटल दिया जाता है और लॉन्ग टाइटल दिया जाता है। नाउ व्हाट इज शॉर्ट टाइटल एंड व्हाट इज लॉन्ग टाइटल। तो शॉर्ट टाइटल को हम कुछ इस तरह से समझते हैं। शॉर्ट टाइटल is provided by the legislation itself. काफी पुरानी प्रैक्टिस है, दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर इन यूके, जहां पर लेजिस्लेशन खुद ही अपने आप को एक शॉर्ट टाइटल देता है इन अ पर्टिकुलर प्रोविजन। जैसे कि आप अभी आज डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसकी शुरुआत ही होती है शॉर्ट टाइटल से। तो वेस्टमिंस्टर मॉडल के हिसाब से हर लेजिस्लेशन अपने आप को एक शॉर्ट टाइटल देता है और उस शॉर्ट टाइटल को
किसी न किसी प्रोविजन में लिखा जाता है। लॉन्ग टाइटल ऑन द कॉन्ट्ररी इज द टाइटल ऑफ द एक्ट प्लस पर्पसेस प्लस ऑब्जेक्टिव्स। लॉन्ग टाइटल एक्ट का टाइटल भी है, प्लस उसके पर्पसेस भी हैं, प्लस उसके ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। तो अगर इसको इस टेक्निकलिटी को डिलीट करते हुए अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो शॉर्ट टाइटल का जो सेक्शन आपको मिल रहा है सेक्शन 1, उससे पहले जो कुछ भी है वो लॉन्ग टाइटल का पार्ट है। यानी कि लॉन्ग टाइटल में प्रीएम्बल भी इंक्लूडेड होती है। लॉन्ग टाइटल में प्रीएम्बल इज आल्सो इंक्लूडेड। So now long titles are generally used for parliamentary proceedings. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ मेकिंग प्रोसीजर को पढ़ेंगे यानी कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी भी लेजिस्लेशन को टेबल करते समय उसके पर्पसेस, उसके ऑब्जेक्टिव्स, रीजंस, इन सब को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है पार्लियामेंट के सामने। सो लॉन्ग टाइटल इज जनरली यूज्ड इन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, इट इज नॉट यूज्ड इन द लीगल प्रोसीजर। शॉर्ट टाइटल लॉन्ग टाइटल से ही बना होता है, लेकिन शॉर्ट टाइटल क्या होगा इसे लेजिस्लेशन खुद बताता है किसी न किसी प्रोविजन के जरिए। यहां आज के कंटेक्स्ट में दिस इज सेक्शन 1। अच्छा, अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में आ सकता है कि क्या ये शॉर्ट टाइटल लॉन्ग टाइटल की थ्योरी सभी जगह है, whether it is universally applicable? तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि जहां-जहां पर वेस्टमिंस्टर मॉडल है वहां पर शॉर्ट टाइटल्स और लॉन्ग टाइटल्स को देने का ट्रेंड है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसके। उन एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल जो मुझे याद आता है वो है इजराइल का। इफ यू विल लुक टू द लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन इजराइल, आपको पता चलेगा कि शॉर्ट टाइटल और लॉन्ग टाइटल का जो कॉन्सेप्ट वेस्टमिंस्टर मॉडल में है, इजराइल में इसका ठीक ऑपोजिट है, ऑपोजिट ऑफ वेस्टमिंस्टर मॉडल। अगर मैं एग्जांपल में क्लब करूं तो इजराइल के साथ साथ हम एक ऑस्ट्रेलियन स्टेट ले सकते हैं, विक्टोरिया। विक्टोरिया इज अ स्टेट इन ऑस्ट्रेलिया। इसमें भी कुछ इसी तरह की चीज दिखाई देती है। इसमें ये लोग करते क्या है कि सिर्फ एक टाइटल होता है और जो पर्पस है लेजिस्लेशन का, पर्पस ऑफ द लेजिस्लेशन इज गिवन इन अ सेपरेट प्रोविजन। अलग से एक प्रोविजन बनाते हैं, उसमें पर्पस को लिखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने कहा कि लॉन्ग टाइटल में पर्पस और उसके ऑब्जेक्टिव्स भी इंक्लूडेड होते हैं, प्रीएम्बल भी इंक्लूडेड होता है, लेकिन इजराइल और स्टेट ऑफ विक्टोरिया ये कुछ एक्सेप्शंस हैं टू द वेस्टमिंस्टर मॉडल। और इजराइल में होता क्या है कि टाइटल को तो दिया जाता है, टाइटल एक लेजिस्लेशन का एक टाइटल होता है, लेकिन पर्पस जो है उस लेजिस्लेशन का वो एक सेपरेट प्रोविजन में लिखा जाता है। इसी तरह से एक प्रैक्टिस यूएसए की भी है। यूएसए में टाइटल्स में जो सेनेटर्स हैं उनके नाम यूज करना बड़ा एक कॉमन ट्रेंड है आफ्टर द 20th सेंचुरी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, ग्लास-स्टीगल एक्ट, दिस वाज आउट ऑफ द कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ऑफ सेनेटर ग्लास एंड सेनेटर स्टीगल। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस आपको मिल सकते हैं, लेकिन इंडियन सिस्टम जो है वो वेस्टमिंस्टर मॉडल पे है, जहां पर शॉर्ट टाइटल और लॉन्ग टाइटल को देने का ट्रेंड है। शॉर्ट टाइटल में आपको सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है कि दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो ऑल्दो इट्स रियल नेम इज दिस, जो रियल नेम होता है लेजिस्लेशन का वो उसका लॉन्ग टाइटल ही होता है, लेकिन लेजिस्लेशन वेस्टमिंस्टर मॉडल्स में शॉर्ट टाइटल भी बताते हैं, और शॉर्ट टाइटल को लेजिस्लेशन खुद ही स्पेसिफाई करता है, जो हमारे सेक्शन 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिया गया है, that this act may be called as the Indian Contract Act। तो ये बात हो गई टाइटल की। दूसरा हम बात करते हैं एक्सटेंट की। एक्सटेंट, नाउ एक्सटेंट ऑफ द लेजिस्लेशन। देखिए इस एक्सटेंट को मैं सबसे पहले मैं एक पॉइंट आपको ये बता दूं कि ये एक्सटेंट टेरिटोरियल है।
टेरिटोरियल इन नेचर, यानी कि ये टेरिटरी की बात करता है। दैट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल टू व्हाट टेरिटरी? सो इट सेज that the act shall be applicable to whole of India. एक फ्रेज हुआ करता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, एक फ्रेज हुआ करता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. This is no longer valid because of the amendment in Article 370. हमने आर्टिकल 370 में अमेंडमेंट कर दिया और उसके बाद से सारे इंडियन लेजिस्लेशंस जम्मू एंड कश्मीर पर भी एप्लीकेबल है. सो एक्सटेंट कौन सा है? टेरिटोरियल एक्सटेंट है, और ये बताता है कि विद इन व्हाट लिमिट्स ऑफ द टेरिटरी दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल. नाउ द थर्ड पॉइंट इज कमेंसमेंट. Commencement. Commencement is related to the date of effective implementation. Effective implementation. इसका मतलब ये हो गया कि जो डेट यहां पर स्पेसिफाई की जा रही है उस डेट से courts will work for the effective implementation of this particular legislation. Indian Contract Act 1872 के सेक्शन 1 में जो इसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट बताई गई है उसी डेट से इंडिया के सभी कोर्ट्स इसको इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन देना स्टार्ट कर देंगे. दिस इज आल्सो इंक्लूडेड बाय द लेजिस्लेशन इन इटसेल्फ. इसका एक एक्सेप्शन भी है कि कई बार ऐसा भी होता है कि कमेंसमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, दैट एज पर द डायरेक्शंस और एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट विल अप्लाई. अगर ऐसा केस है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की गैजेट नोटिफिकेशन का वेट करना होगा. जब गैजेट नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको पता चलेगा दैट व्हाट इज द डेट ऑफ इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लेजिस्लेशन. ये कमेंसमेंट के बारे में है. सिंपल है कि कमेंसमेंट मींस डेट ऑफ इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन बाय द कोर्ट्स इन इंडिया. अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो है सेविंग्स. सेविंग्स ये भी सेक्शन 1 का ही एक पार्ट है. सेविंग्स जो सेक्शन 1 में लिखा गया है वो ये कहता है that nothing in this act, nothing of the act will affect. किस चीज को अफेक्ट नहीं करेगा? नंबर 1, any provision of legislation, public regulation. Number 2, usage. Number 3, custom of trade. Number 4, any incidents of contract. All of these will not be affected. Nothing in this act will affect. Affect means nothing in this act will delete the liability or correctness of any of these. देखिए सेविंग्स क्लॉज को इसलिए डाला जाता है. अब यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है हमें ये समझना कि सेविंग्स क्लॉज का पर्पस क्या होता है. सेविंग्स क्लॉज एक्चुअली एक ट्रांजिटरी प्रोविजन होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया प्रीएम्बल वाले लेक्चर में कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बनाया गया था टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट. अमेंड उन पार्ट्स को किया गया है जो पार्ट्स पहले से एग्जिस्ट करते थे. डिफाइन उनको किया गया है जिनकी पहले से कोई डेफिनेशन नहीं थी. तो वो कॉन्सेप्ट्स जिनको अमेंड करके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा बनाया जा रहा है, इट मींस दे वर एक्जिस्टिंग बिफोर द पैसेज ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. लेकिन
अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास हो जाता है बिना सेविंग्स क्लॉज के, तो वो सारे लेजिस्लेशंस, यूसेजेस, कस्टम्स ऑफ ट्रेड और सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पहले बने, इसकी इफेक्टिव डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन से पहले बने, वो सारे के सारे वॉइड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेविंग्स क्लॉज इस लेजिस्लेशन में नहीं है। लेकिन हमें सेक्शन 1 में सेविंग्स क्लॉज देखने को मिलता है जो ये कहता है कि इस एक्ट में लिखी गई कोई भी चीज अफेक्ट नहीं करेगी किसको, किसी भी लेजिस्लेशन या रेगुलेशन के प्रोविजन को, यूसेज को, कस्टम ऑफ ट्रेड या फिर इंसिडेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, तब जब ये सभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन से कंसिस्टेंट है। देखिए, सेविंग्स क्लॉज ये कह रहा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जितने भी प्रोविजंस बनाए गए, उन प्रोविजंस का इन सब पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर वो कंसिस्टेंट है, और अगर इनकंसिस्टेंट हैं तो वो सब के सब इनवैलिड डिक्लेयर हो रहे हैं। तो ट्रांजिटरी प्रोविजन होता है सेविंग्स क्लॉज, यानी कि अगर कोई चीज पहले से एग्जिस्ट करती है विदाउट द लॉ, विदाउट लॉ कोई चीज एग्जिस्ट करती है, फिर उसके बाद में एक लॉ बना दिया जाता है, इस ट्रांजिशन को गवर्न करने के लिए, टू गवर्न द ट्रांजिशन, सेविंग्स क्लॉज को हर लेजिस्लेशन में यूज किया जाता है। तो सेविंग्स क्लॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, इस सेविंग्स क्लॉज से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता दूं कि द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, जब आपके पास लेजिस्लेशन नहीं है और जब आपके पास लेजिस्लेशन है, तब सेविंग्स क्लॉज का क्या यूटिलिटी है। देखिए, एक बिफोर का टाइम ले लेते हैं, एक लॉ का टाइम ले लेते हैं और एक आफ्टर का टाइम ले लेते हैं। जैसा कि हमने लेजिस्लेशन में ऐसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 1 में देखा कि कमेंसमेंट यानी डेट ऑफ कमेंसमेंट बताई गई है। तो ये जो लॉ वाला डेट है, ये डेट ऑफ कमेंसमेंट है। जिस भी डेट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई हो रहा है इंडिया में, उस डेट ऑफ कमेंसमेंट से पहले और उस डेट ऑफ कमेंसमेंट के बाद सेविंग्स क्लॉज का रोल हम समझेंगे। देखिए, बिफोर इज अ टाइम when you don't have any Indian Contract Act. So before there were usages and customs of trade, कुछ प्रथाएं और कुछ मान्यताएं चला कर रही हैं, अप्लाई हो रही हैं, लोगों के बीच में यूज हो रही हैं। उसके बाद अचानक से एक डेट आ जाती है जिस पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई हो जाता है। Now all these will be now governed by the Indian Contract Act. ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बताता है that this act, जो इसकी प्रीएम्बल में लिखा गया, that this act is being made to define and amend certain parts relating to contract। मान लीजिए कि ये पार्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी है, तो आपको अब इस स्टेज से गुजरने के लिए, ट्रांजिटरी इस ट्रांजिशन के लिए, आफ्टर यू विल सी द वैलिडिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर यूसेज, इस पीरियड को ट्रांजिट करने के लिए सेविंग्स क्लॉज बनाया जाता है, और सेविंग्स क्लॉज इस ट्रांजिशन पर एक कंडीशन लगा देता है व्हिच इज कंसिस्टेंसी। क्या कंडीशन लगा देता है? सेक्शन 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उन सभी पुराने यूसेजेस और कस्टम्स के ऊपर ट्रांजिशन के लिए एक कंडीशन लगाता है कंसिस्टेंसी की, और ये कहता है that if these are consistent with the Indian Contract Act, then they will be valid. So एक savings clause का रोल क्या होता है? Transitory movement of some concept.